टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और देखते हैं आज प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो 26 अगस्त 2023 को बीपीएससी टीआरई 1 में जो हुआ था। तो आइए देखते हैं इसे और शुरू करते हैं। इसके पहले भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे जो 26 अगस्त 2023 को हुआ था, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आइए देखते हैं इसे। और इसका पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। ये पहला प्रश्न है, देख लीजिए। और इसमें आप देखिए सही जवाब क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से ये सही जवाब इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है। और ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना को संविधान का हृदय या ये उसका आत्मा कहा गया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें अगला प्रश्न है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है। कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले ये राज्य कौन कौन से हैं, उनको बढ़ते क्रम में सजाना है। देख सकते हैं, देखिए बढ़ते क्रम की अगर बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि यहाँ भी जो है कि ऑप्शन ई सही जवाब होगा। अगर हम बढ़ते क्रम की बात करें तो देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 40 हैं। उसके बाद से पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और महाराष्ट्र में जो है कि 48 हैं और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो इसका सही क्रम होना चाहिए बढ़ते क्रम में, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जो कि नहीं दिया हुआ है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र का घटता हुआ क्रम है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन सही इसके हिसाब से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका अगला प्रश्न है, देखते हैं यहाँ से कि क्या लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। 123वां प्रश्न है। देख सकते हैं यहाँ के लिए कि इनमें से कौन से विकल्प सही है कि क्या लोकतंत्र जो है कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, इसके लिए रीजन बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोकतंत्र की बेहतर शासन प्रणाली के कारण है, यानी कि यह एक अधिक जो है कि उत्तरदायी सरकार होती है। दूसरी है कि इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्षों को निपटारा भी करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें से एक से अधिक इसके ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। अगला प्रश्न है, और राष्ट्रपति अपने अधिकारों के निस्तारण जो है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। और हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून सुझाव देता है। ये बता रहा है कि दल बदल जो विरोधी कानून थे वो क्या सुझाव देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है, यानी कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करने का सुझाव देता है। दल बदल जो कानून है, यानी कि जो 52वां संशोधन हुआ था उसके तहत जो है कि उस समय ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 1985 में, जब राजीव गांधी जो है कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इसका अगला प्रश्न है, 126वां प्रश्न है कि किसका कथन है लोकतंत्र सरकार जनता की, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। देखिए यहाँ से साफ भले नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मैं पढ़ दे रहा हूँ कि लोकतंत्र सरकार जनता की, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। आप समझ गए होंगे, लोकतंत्र का ये काफ़ी प्रचलित परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। और अब्राहम लिंकन 1861 से लेकर के 1865 के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और इसके समय में अमेरिका में गृह युद्ध भी हुआ था, ये भी जानने वाली बातें हैं। और दास प्रथा के उन्मूलन के लिए अब्राहम लिंकन को अधिक जाना जाता है, और इन्होंने 1865 में दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था, यानी कि अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी शिक्षा का जो अधिकार है 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था, और ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि शिक्षा को स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हम जानते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 में वर्णित है। और इस तरीके से जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके तहत अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद जो है कि 21A में ये शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत समावेश किया गया था। और इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना ये राज्य का कर्तव्य है। और अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से सही जवाब इसमें ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि
किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए थे? यानी कि इसके लिए 42वां जो संशोधन है 1976 में हुआ था और उसके तहत संविधान में 10 जो है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद से फिर जो एक और जो है कि 2002 में एक और मौलिक अधिकार जोड़ा गया और इस तरीके से कुल 11 मौलिक अधिकार है संविधान में। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये बताना है। कौन इसमें से संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देख लीजिएगा, संविधान सभा के सदस्य इसमें से महात्मा गांधी भी नहीं थे और ये इसमें देखना है कि कौन इसमें जो है कि सदस्य नहीं था, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है और इसमें जो नाम दिए गए हैं यानी कि ये लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि इसमें से ऑप्शन ई सही जवाब इसके लिए है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? धन विधेयक के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इस तरीके से देखते हैं कि धन विधेयक के बारे में जो इसमें जो कूट दिए गए हैं आप देख सकते हैं, तो इसमें से कोई जो है कि इससे संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए भी सही जवाब होगा। और या हम जानते हैं कि धन विधेयक के संबंध में कि धन विधेयक सिर्फ जो है कि लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, यानी कि इसे लोकसभा में है, धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उसे भेजा जाता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो धन विधेयक का ये संबंध है अनुच्छेद 110 में किया गया है, उसका प्रावधान है। और इस तरीके से राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर लोकसभा को वापस भेजती है। तो ये सब इससे संबंधित कुछ बातें हैं। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखना है कि भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, ये अगला प्रश्न है। और उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि ज़्यादातर आंसर इसमें ऑप्शन ई में मिल रहा है। नेक्स्ट है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये अगला प्रश्न है। लोक अदालत के बारे में जो है कि जो दिया गया कथन है वो सभी सही दिखते हैं, यानी कि यह एक सस्ती निकाय सेवा है और यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है और त्वरित न्याय भी देता है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन सभी जो है कि सही दिख रहा है। इस तरीके से ऑप्शन सी जो है कि इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था? 133वां प्रश्न है और इसके लिए सही जवाब है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में जो है कि रंग भेद की समापन की घोषणा जो है कि यूएनए के द्वारा की गई थी 1994 में। और रंग भेद का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को माना जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने 27 वर्षों तक जेल की यातना सही थी, यानी कि उनको जेल में रखा गया था। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बोअर दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बोअर दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और बोअर का जो युद्ध हुआ था 1899 से और 1902 तक हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। और इस तरीके से ये राष्ट्रीय बोअर दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि जबकि 25 जनवरी को हमारे भारत के संदर्भ में क्या है, तो 25 जनवरी को भारत में चूँकि ये मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सुरक्षा परिषद यानी कि इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 अस्थायी हैं और 10 जो है कि ये अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, अस्थायी होते हैं। इसमें से कौन सा कथन असत्य चुना? ये सही है। और प्रत्येक अस्थायी सदस्यों को वीटो का पावर भी है, ये भी सही है। यानी कि इसमें ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि IMF और विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं, ये ऑप्शन गलत है, बाकी जो है कि सही है। ऑप्शन सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि चुनावी कदाचार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? चुनावी कदाचारों पर ये बताना है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि इसमें चुनावी कदाचार का अर्थ है कि चुनाव में अवैध तरीके से जो लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। तो चुनावी कदाचारों पर एक से अधिक इसमें से सही जवाब जो है कि सामने दिखते हैं इस तरीके से। इसके संदर्भ में देखते हैं कि सभी ये कथन सही है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। और अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों के में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पे पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति प्रदान की थी? और इसका सही जवाब है, यानी कि 27% का आरक्षण जो है कि उसमें दिया गया था। और BP मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी और 1979 को कमेटी गठित की गई थी।
और मोरारजी देसाई वाले जनता पार्टी की सरकार जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस तरीके से हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और देखिए जो संविधान का जो अनुच्छेद 32 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसको हृदय और आत्मा कहा है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष कौन सा अधिकार है, तो देखिए यहाँ पे भी जो है कि अल्पसंख्यकों के से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है, जो कि ऑप्शन में यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ई सही जवाब इसके लिए है। और नेक्स्ट है कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो जो इसकी प्रथम जो सभा हुई थी यानी कि जुलाई में हुई थी, ये जो है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जुलाई 1946 में, जो कि गलत ये कथन है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। बेल्जियम मॉडल का तत्व कौन सा नहीं है। देखिए बेल्जियम मॉडल का तत्व है कि बेल्जियम का संविधान निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर है। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है जिसने फ्रांसीसी और डच दोनों का समान प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इसमें से कोई भी जो है कि सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि जो बेल्जियम मॉडल का तत्व हो। तो इस तरीके से उपयुक्त एक इसमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा। और इसमें अगला प्रश्न देख सकते हैं कि 142वां प्रश्न है कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में अधिनियम पारित किया गया था। और इसका सही जवाब है यानी कि 1956 इसके लिए सही जवाब है। और उस समय जो है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री SWRD भंडारनायके की सरकार ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था। और इसका अगला प्रश्न है कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पावर शेयरिंग के विषय में कौन सा गलत कथन है, तो इसमें से देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग के विषय में जो यहाँ से कथन दिया गया है, इसमें से कोई भी जो है कि गलत कथन नहीं दिया गया है, यानी कि इस तरीके से सही जवाब होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है कि सभी कथन जो है कि इसके संबंध में सही है, गलत कोई नहीं है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शामिल कौन सा है। समवर्ती सूची पर जिस पर यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही अधिकार है कानून बनाने का। और अभी भारतीय संविधान में संघ सूची में 98 विषय हैं। तो इस तरीके से इसमें कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो देख सकते हैं यानी कि जंगल जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। और जबकि ये जो पुलिस है ये हम देख सकते हैं कि राज्य सूची का विषय होता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम कहाँ है, तो चाइना इसके लिए सही जवाब होगा। और इस तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है। 146वां प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 सभी लिंगों के लिए एक समान वेतन प्रदान करता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी कहा करते थे। ये बताना है कि इसमें ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा कि उसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये महात्मा गांधी का कथन था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकतंत्र के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, आप ऑप्शन देखिए। लोकतंत्र जो है कि इसमें देख सकते हैं कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए देख सकते हैं कि लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, यानी कि ये जो है कि इसके लिए ये सही है। और लोकतंत्र आज भी समय सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। तो इस तरीके से सही जवाब इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा निभाई जाती है। राजनीतिक दलों द्वारा कौन सी भूमिका निभाई जाती है, तो इसमें देख सकते हैं कि वे देश एक पार्टी दूसरी पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, भी सही है। और उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, यह भी हो सकता है, यानी कि एक सटीक इसके लिए सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसके लिए। और इसका अगला प्रश्न है कि एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना जो है कि सुरक्षित करना होगा। इसके लिए सही जवाब है, यानी कि
यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जवाब मिलता है कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 8% जो है उससे सुरक्षित करना पड़ता है। तो इस तरीके से उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघों के अंतर्गत आता है। एक साथ आने वाले संघों के अंतर्गत कौन सा देश आता है? इसका सही जवाब है यानी कि स्विट्जरलैंड जो है एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, यानी कि भारत में भी बहुदलीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, आप जानते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ से है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि इसे क्या कहा जाता है, आप बता सकते हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति लेकर स्थानीय जब निकायों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? ब्लैक पावर आंदोलन ये 1966 में हुआ था। और काली शक्ति आंदोलन या काली मुक्ति आंदोलन 66 से लेकर के 1980 के दशक में चलाया गया था। और यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो इस तरीके से यानी कि 1966 में शुरू हुआ था यूएसए में, अमेरिका में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है, किससे संबंधित है आप देख सकते हैं। तो 300 का जो संबंध है वो मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। तो इस तरीके से सही जवाब इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होते हैं उसके संबंध में कोई भी विकल्प यहाँ पे देख सकते हैं सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत यानी कि भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए उनको निर्वाचित किया जाता है। और अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार वो निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ई में दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन इसमें नहीं दिया, एक बार से अधिक का ऑप्शन इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अच्छे से आपको याद होगा क्योंकि ये तो सब लोग लगभग जान ही सकते हैं। और संविधान जो है कि बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर और 1949 को, जबकि इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जबकि पहली बैठक इसकी हुई थी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? लोकसभा में प्रथम महिला सभापति यानी कि ये जो है मीरा कुमार थी और ये 15वीं लोकसभा में स्पीकर चुनी गई थी। मीरा कुमार विदेश सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति में आई थी और मीरा कुमार जो है कि बाबू जगजीवन राम की पुत्री है। तो इस तरीके से और लोकसभा की जो दूसरी महिला स्पीकर थी वो थी सुमित्रा महाजन। और सुमित्रा महाजन कब आई थी? तो वे 16वीं लोकसभा में आई थी। और इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष राष्ट्रीय यानी कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वो यानी कि 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को जो है कि बीटी आपातकाल का अधिकार है। और हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 और 356 और 360 के अंतर्गत जो है कि 3 प्रकार के बीटी आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में है। तो 352 जो है कि बीटी आपातकाल से संबंधित है और राष्ट्रपति को अधिकार है। ये राष्ट्रपति शासन जो है कि 356 के अंतर्गत आता है, जबकि इमरजेंसी यानी कि जो आपातकाल होता है वो अनुच्छेद यानी कि 352 में उसका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल साइंस का यानी कि ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि कितने जो है कि कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादातर ऑप्शन को इसमें ई में रखा गया है। इस तरीके से सावधानी से इस पेपर को देखना होगा और इसी के आधार पर आप प्रश्नों का अंदाज़ा लगा सकते हैं।